हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे और प्रश्न उत्तर सीरीज के तीसरे प्रश्न के साथ मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने। और आज हम फिर से क्वेश्चन आंसर को समझने के क्रम में सबसे पहले क्वेश्चन को समझने पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन की डिमांड को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझेंगे हम आंसर के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने प्रश्न है, यानी उद्देशिका यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है। भाई सीधा सा मतलब है, पहली लाइन ये बोल रही है आपको कि हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को। अब प्रस्तावना के उद्देश्य हमारे संविधान में अलग अलग जगह कहां पे निहित हैं, ये आपको एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। कि जैसे प्रस्तावना में न्याय की बात है तो हमारे संविधान के अलग अलग प्रावधानों में न्याय कहां है। प्रस्तावना में समानता की बात है तो हमारे संविधान के अलग अलग प्रावधानों में, जैसे फंडामेंटल राइट में, DPSP में, अलग अलग जगह कहां पे समानता की बात है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व की बात है तो हमारे संविधान के प्रावधानों में कहां है। ये दोनों चीज आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बतानी पड़ेंगी, तब जाके आपका ये पार्ट कंप्लीट होगा। यानी प्रस्तावना हमारे संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है। यानी जो उद्देश्य है फंडामेंटल राइट में, DPSP में, या फंडामेंटल ड्यूटीज में, या संविधान के अलग अलग भागों में निहित हैं, उन उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है हमारे संविधान की प्रस्तावना। बात समझ में आई? यानी यदि हमने हमारे संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से समझ लिया तो हम अपने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रावधानों के उद्देश्यों को समझ जाते हैं। पहला पार्ट यही होगा। और इसी में अगली लाइन पूछी गई है, ये तो बताना ही है, इसके साथ ही ये बताना है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की कुंजी है। इसको हम भूमिका में ही स्पष्ट कर देंगे कि भाई प्रस्तावना के माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं के उद्देश्य, उनकी सोच, उनके लक्ष्य हम सही तरीके से समझ सकते हैं कि भारत के प्रति उनका क्या नजरिया था, वो कैसा राष्ट्र बनाना चाहते थे, वो कैसी व्यवस्थाएं स्थापित करना चाहते थे। ये समझने के लिए हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि हम प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तो हमें हमारे संविधान निर्माताओं की सोच, आदर्श, उनके विचार अपने आप पता लग जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन का ये होगा। इसके साथ ही सेकंड पार्ट में पूछा गया है, साथ ही उद्देशिका की संशोधनीयता पर विचार करें या टिप्पणी करें। संशोधनीयता यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, इस मुद्दे को भी बताना पड़ेगा। जब तक आप इस क्वेश्चन में ये दोनों पार्ट डील नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा। मान लो आपने संशोधनीयता वाला एंगल दिया ही नहीं आंसर में, तो फिर आधे नंबर में से आपको नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में से 5-5 डिवाइड करो कि भाई ऊपर वाला पार्ट अगर बड़ा है तो चलो ऊपर वाले के हमने 7 नंबर कर दिए और संशोधनीयता के 3 नंबर कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड होगा ये। 3 नंबर में अब आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने संशोधनीयता पे लिखा ही नहीं है। तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो 7 में से मिलेंगे, और 7 का 50% कितना होगा, लगभग 3.5 नंबर से ज्यादा आपको मिलेंगे ही नहीं। कितना भी बढ़िया लिख देना, कितना भी बढ़िया। लेकिन यदि ये भी इंक्लूड किया है तो आपको कितने में से नंबर मिलेंगे, 10 में से, और 10 में से 50% भी लोगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे। ये आप जब तक कैलकुलेशन नहीं समझोगे, यूपीएससी के आंसर को सही से लिखने की तकनीक नहीं समझोगे, तो 1.5 नंबर का फर्क आ गया एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमें भूमिका लिखनी पड़ेगी। यदि मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बताऊं आप लोगों को, तो स्ट्रक्चर पे यदि बात कर लें तो सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी पड़ेगी, है ना। भूमिका में ही हम ये बता सकते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की कुंजी है। यहां पे बस एक लाइन अगर आप ऐड कर दोगे, कुछ बातें बता दोगे भूमिका में ही, तो आपका जो ये वाली लाइन का पूछने का उनका उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के कि जो प्रस्तावना है वो संविधान के अन्य प्रावधानों को समझने
मतलब अभिव्यक्त कैसे करती है। तो फिर आपको एक एक करके बताना पड़ेगा कि भाई न्याय है तो संविधान के अन्य प्रावधानों को कैसे समझा जा सकता है प्रस्तावना के माध्यम से, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है। तो सेकंड पार्ट में आपका ये वाला मुद्दा आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट होगा बच्चे, थर्ड पार्ट में बेसिकली आपको संशोधनीयता पर विचार करना पड़ेगा कि क्या मुद्दा है, और आपको कुछ वादों का भी जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वाद नहीं बताओगे आपके क्वेश्चन की प्रभावशीलता उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम भूमिका की बात करें तो भाई प्रस्तावना संविधान का एक प्रारंभिक दस्तावेज है जो प्राधिकार का स्रोत बताता है, भारतीय राज्य की प्रकृति को बताता है, हमारे संविधान के उद्देश्यों को बताता है, और साथ ही संविधान के अंगीकरण की तिथि को बताता है। आप एक प्रस्तावना की एक बढ़िया भूमिका तैयार कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से संक्षिप्त भूमिका है और सारी बातें आ गई इसमें कि भाई ये प्रारंभिक स्रोत है, दस्तावेज है हमारे संविधान का, जो कि हमारे संविधान के उद्देश्य को, हमारे राज्य की प्रकृति को, हमारे जो प्राधिकार के स्रोतों को और साथ ही अंगीकरण की तिथि को बताता है। इस भूमिका के बाद आप सीधे तौर पे यहां पे आ सकते हो कि इसमें मूलभूत दर्शन और मौलिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया गया है तथा संविधान सभा के महानतम और आदर्शवादी दृष्टिकोण निहित है। ये जो दूसरी लाइन है ना, इसे आप भूमिका का पार्ट मत मानो, ये इस जो सेकंड पार्ट है ना, संविधान निर्माताओं को की सोच को समझने की कुंजी है, उसको आपने यहां पे पुष्ट कर दिया कि भाई जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो आधारभूत दर्शन है, मौलिक मूल्यों को अभिव्यक्त करती है, और कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनके आदर्शवादी, उनके लक्ष्यों को उनके लक्ष्यों को समझने का एक आधार है ना। इसके साथ ही आप बता सकते हो कि जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और यह दर्शाती है कि इसके निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था। लाइन आ गई ना, सीधा सीधा। यानी भूमिका के नीचे जस्ट आपने ये लेकिन लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये एरिया छोड़ दिया तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा है। बिल्कुल सिंपल सी लाइन लिखनी है कि भाई प्रस्तावना के माध्यम से आप हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को, उनके लक्ष्यों को समझ सकते हो कि वो कैसा भारत बनाना चाहते थे। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसे हम प्रस्तावना के माध्यम से समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ऐसा भारत जो न्याय, जो समानता, जो स्वतंत्रता, जो बंधुत्व के विचार पे आधारित हो। तो इन सब माध्यमों से आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम सेकंड पार्ट हमें डिटेल से बताना पड़ेगा, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि आप इस पार्ट को समझे थे कि नहीं। जैसे उद्देशिका संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है। तो कौन से सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है भाई हमारे संविधान की प्रस्तावना? तो सबसे पहला उद्देश्य है जी न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। अब आपको यह समझना होगा कि आपसे यहाँ पे ना न्याय को एक्सप्लेन करके नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, आप यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को एक्सप्लेन करोगे तो क्वेश्चन की डिमांड से खिलवाड़ कर रहे होगे। यहां पे आपको ये बताना है कि ये जो न्याय है ना, ये संविधान के अन्य प्रावधानों को कैसे अभिव्यक्त करता है। तो आपको बताना पड़ेगा संविधान के अलग अलग भागों में कहां पे न्याय की बात है ना। तो ध्यान रखिएगा, बस इतना लिख के छोड़ सकते हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्रस्तावना में बात है। और ये न्याय हमें मूल अधिकारों में दिखता है, ये न्याय हमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत दिखता है, और इन दोनों का उद्देश्य है कहीं ना कहीं असमानताओं का उन्मूलन करना, है ना, भेदभाव की समाप्ति करना और सभी के लिए समान अधिकारों को सुनिश्चित करना। और यदि कुछ फैक्चुअल आप ज्ञान देना चाहो तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। जहां पे न्याय की बात आएगी कि भाई आर्टिकल, जब फंडामेंटल राइट लिखोगे ना तो बहुत अलग से टाइम भी नहीं लगेगा, इसी के ब्रैकेट में लिख दोगे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, है ना। इसके साथ ही राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में न्याय की जहां पे बात आएगी तो आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, इसके साथ ही आर्टिकल 42, 43, ये सारी बातें आपने ब्रैकेट में लिख दी। तो बात समझ में आई कि न्याय संविधान के अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से कैसे अभिव्यक्त किया जाता है प्रस्तावना के द्वारा। ठीक है,
ठीक है, ध्यान रखना। अब यदि हम स्वतंत्रता की बात करें तो हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो संविधान के बाकी प्रावधानों में कहां स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और साथ ही अनुच्छेद 25 से 28 में अल्पसंख्यकों सहित सभी को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और धर्म की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में भी है। ध्यान रखिएगा, धर्म, उपासना, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति। तो संविधान के ये जो प्रावधान है ये प्रस्तावना को अभिव्यक्त करते हैं कि नहीं? बात समझे बच्चे, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। ठीक है, तो न्याय हमने देखा कैसे प्रावधानों में है, कैसे प्रस्तावना में है। स्वतंत्रता हमने देखा। यदि हम समानता की बात करें तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। तो ये समानता की अवधारणा हमें संविधान के अन्य प्रावधानों में भी दिखती है। जैसे आप देखोगे आर्टिकल 14 से 18 में डायरेक्टली समानता के अधिकार की बात है। ठीक है, इसके साथ ही आर्टिकल 39 में जीविका के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन यानी आर्थिक समानता की बात हो रही है कहीं ना कहीं यहाँ पे। इसके साथ ही 325, 326 में, विशेष तौर पे 326 में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की बात है। तो राजनीतिक समानता की स्थापना का लक्ष्य तय किया जा रहा है। बात समझ में आई? यानी संविधान के अलग अलग प्रावधानों में समानता को प्राप्त करने के क्या क्या प्रयास किए गए, चाहे वो आर्टिकल 14 से 18 है, चाहे वो डीपीएसपी है, चाहे वो 326 है। यानी हम कहीं ना कहीं सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं संविधान के अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से, और इन सब को प्रस्तावना अभिव्यक्त कर देती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही समानता के साथ यदि हम बंधुत्व की बात करें तो सभी व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात की गई है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। तो भाई सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्व की भावनाओं को कौन बढ़ाता है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा है हमारी, है ना? एकल नागरिकता की अवधारणा कहीं ना कहीं बंधुत्व की भावना को बढ़ाती है। इसके साथ ही सौहार्द और भ्रातृत्व भावना को विकसित करना प्रत्येक नागरिक का एक मूल कर्तव्य है। यानी कहीं ना कहीं कर्तव्यों में भी, फंडामेंटल ड्यूटीज में बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए प्रयास करने की बात की गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। यहां तक आते आते आपका एक पार्ट कंप्लीट होगा। अब मैं फिर से क्वेश्चन पे चलती हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। देखो, इस क्लास का उद्देश्य रटवाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, समझाना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप डील कैसे करो। जैसे देखो, अब आपका समझ में आया ये उद्देशिका संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित मौलिक अधिकारों में, डीपीएसपी में, मौलिक कर्तव्य में या संविधान के अलग अलग भागों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्यों को कैसे अभिव्यक्त कर दिया, देख लिया, और ये पार्ट हमने देख ही लिया। तो 2 पार्ट, मतलब बेसिकली फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छे से आपका यहां पे कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट पे आई उससे पहले मैं बता दूं 31 जुलाई लास्ट डेट है P2I बैच में एडमिशन लेने की। पीटी मेंस इंटरव्यू की समग्र तैयारी 13 से 14 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विद आंसर राइटिंग। इसके साथ ही वीकली टेस्ट सीरीज, 3 घंटे की क्लास, 2 साल की वैलिडिटी है। आप 2 साल तक कितनी बार भी कक्षाएं सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, एडमिशन ले लेना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया होगा, वहां जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ आपको ये कंप्लीट PT2 इंटरव्यू बैच यानी PT मेंस इंटरव्यू का जो कंप्लीट बैच है आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। तो कोड याद रखना है आपको LD Live, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधनीयता पे विचार करने के क्रम में क्या क्या याद रखना है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक वाद आया था बेरूबाड़ीवाद, 1960 में आया, और इस बेरूबाड़ी संघवाद में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो ये उद्देशिका है ना, ये संविधान का भाग नहीं है, यानी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और इसलिए इस संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता।
ये डिसीजन दिया था बेरूबाड़ी वाद में। आपको जिक्र करना पड़ेगा अगर संशोधनीयता पे प्रश्न आया है तो। यदि आप जिक्र नहीं करोगे नंबर कट जाएंगे। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारतीवाद आता है, मतलब इस संशोधनीयता के मुद्दे का समाधान होता है केशवानंद भारतीवाद में 1973 में। और इस केशवानंद भारतीवाद में यह माना गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, वो संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, संविधान का भाग है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और केशवानंद भारतीवाद यदि आपको पता है तो देखो कितनी बढ़िया तरीके से लाइन लिखी है कि इस केशवानंद भारतीवाद में निर्णय दिया गया कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अधीन 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यानी संशोधन तो किया जा सकता है प्रस्तावना में, लेकिन आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये तो फिर सब पे लागू है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये दोनों वादों का जिक्र करना पड़ेगा और फिर आप एक फैक्चुअल बेस के तौर पे बता सकते हो कि हमारे संविधान में एक बार संशोधन किया भी गया है। 42वां संविधान संशोधन किया गया, संवैधानिक संशोधन। और इसके तहत बेसिकली 3 शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और एक छोटी सी एक लाइन में कह सकते हो कि इस प्रकार वर्तमान में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है और इसमें संशोधन और इसमें संसद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपके आंसर का A to Z पोर्शन कंप्लीट हुआ। मैं फिर लास्ट में वही बात कहूंगी, पीपीटी में ग्राफिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जैसे सेकंड पार्ट था इसमें संशोधनीयता का विचार, तो इस संशोधनीयता के विचार में आप सीधा सीधा ग्राफ बना के लिख सकते थे कि भाई पहला इसमें बेरूबाड़ीवाद आया और बेरूबाड़ीवाद में क्या निर्णय दिया है ना कि भाई भाग नहीं है, मतलब आपको लैंग्वेज में लिखना है। और दूसरा आया केशवानंद, और आज की डेट में आप बोल सकते हो कि भाई केशवानंद भारतीवाद के बाद ये सिचुएशन है। बताओ, टफ था क्वेश्चन। लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन में आप एक्सप्लेन करने लग जाओगे, भाई न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय ये होता है, आर्थिक न्याय ये होता है, राजनीतिक न्याय होता है, नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड अलग है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसकी डिमांड अलग थी। ज्ञान वही है, लेकिन उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। यदि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने आंसर नहीं लिखा तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। इसीलिए इस क्लास को आप डेली देखो, प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन को आप खुद से लिखने का प्रयास करना एक बार, है ना। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे, ललिता दहिया एकेडमी टेलीग्राम चैनल है। सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उनका लिंक, टाइमिंग सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें भाई, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझावों पे मेरी नजर रहती है। यदि क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।